हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th में करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्ट 1 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मीनिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, कौन कौन से मोड्स हैं, मोड्स डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होंगे, और कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन की कुछ एंट्रीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, पार्टनरशिप के बारे में आप जानते हो, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं हम। पार्टनरशिप में आगे भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि आपके फर्म का जो बिजनेस है वो क्लोज हो गया है, फर्म वाउंड अप हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थोड़ी सी डिफरेंट होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से, क्योंकि वहां पर जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का तो फर्म तब भी कंटिन्यू होती है, बट यहाँ पर पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है। ओके, सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप among all the partners in the firm। बात समझ में आ रही है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑलरेडी मस्ट नोटेड कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट, among all the partners in the firm। हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमारी फर्म कंटिन्यू है, जो रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, लेकिन फर्म कंटिन्यू होती है। बट डिसोल्यूशन में क्या होता है, पार्टनरशिप ही डिसॉल्व हो जाती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, राइट, अमंग द पार्टनर्स इन द फर्म। वॉट आर दी मोड्स बाय विच अ फर्म में बी डिसॉल्व? कौन कौन से मोड्स होते हैं जिससे हमारी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट फर्म में बी डिसॉल्व, राइट, फर्म डिसॉल्व हो सकती है बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट वेयर ऑल द पार्टनर एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। म्यूचुअल एग्रीमेंट में हर एक पार्टनर एग्री होता है कि वो डिसॉल्व होने के लिए, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के लिए ऑल पार्टनर्स मस्ट बी एग्रीड, देन फर्म मे बी डिसॉल्व। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो सकती है वहाँ पर सभी पार्टनर्स को एक्सेप्ट इंसॉल्वेंट, जो इंसॉल्वेंट है उन्हें यदि हटा दिया जाए, सभी पार्टनर्स होने चाहिए, तब फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो सकती है। या फिर फर्म का जो बिजनेस है वो अनलॉफुल हो जाए, देन कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। ओके, आप बाय नोटिस भी डिसॉल्व कर सकते हो। अगर आप पार्टनरशिप अपनी इच्छा के अनुसार डिसॉल्व करना चाहते हो तो किसी भी पार्टनर के द्वारा राइटिंग में नोटिस देना है सभी पार्टनर्स को कि उनकी इंटेंशन है कि वो फर्म को डिसॉल्व करें। ओके, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, फर्म इस केस में भी डिसॉल्व हो सकता है यदि कुछ इवेंट्स हों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। जिस टर्म के बेसिस पर फर्म को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, अगर वो टर्म एक्सपायर हो जाता है तब हो सकती है पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, जिस भी बेसिस के लिए, जिस भी बेस पर आपने वेंचर क्रिएट किया था वो कंप्लीट हो गया, देन आप डिसॉल्व कर सकते हो। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, यदि पार्टनरशिप डीड does not provide any continuation of the firm, then on the death of the partner it could be happen that a firm may be dissolved, right? So these are some cases or event by which dissolution of a firm can be done। Okay, now dissolution by the court। अब dissolution by the court means अगर कोर्ट ऑर्डर पास करता है डिसोल्यूशन के लिए फर्म में, वो कब होगा? व्हेन अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यदि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड होता है, अनसाउंड माइंड मतलब जिस समय वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ही और शी में नॉट बी एबल और कैपेबल टू मेक अ करेक्ट डिसीजन फॉर देयर पार्टनरशिप फर्म, राइट। अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। यदि कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाता है, वो अपनी एज अ पार्टनर ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाता, या पार्टनर इस गिल्ट में है कि उसने कोई मिसकंडक्ट कर दिया जो एडवर्स इफेक्ट कर रहा है आपके फर्म के बिजनेस को, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रेक हो गया, ब्रीच हो गया परसिस्टेंटली बाय पार्टनर्स, या कोर्ट ने ऐसा देखा कि भाई
फॉर्म डिसॉल्व हो जानी चाहिए, वो जस्टिफाई है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नाउ देयर आर सम अकाउंटिंग्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर्म की कुछ अकाउंटिंग्स हैं जो हमें सीखनी है डिसोल्यूशन के दौरान। हमें यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट सीखना है, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय फॉर्म टू अ पार्टनर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। आज हम रियलाइजेशन अकाउंट से पहले इस वीडियो में, इस पार्ट 1 में, रियलाइजेशन जब हम करते हैं, जो हम अकाउंट बनाते हैं, तो उसकी कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, मैं कुछ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और उन्हीं के बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शंस भी होंगी जो मैं यहाँ पर उसकी जर्नल एंट्री आपको पास करवाऊंगी, ताकि आई होप आपको पहले रियलाइजेशन की एंट्रीज क्लियर हो जाएं। देन उसके बाद मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, फॉर क्लोजिंग दी असेट्स अकाउंट। अगर आप असेट्स अकाउंट को क्लोज करते हो, इसको करने से पहले आपको रियलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए बेसिकली, कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, किस नेचर का अकाउंट है, हम इसे किस तरीके से प्रिपेयर्ड करते हैं, राइट। सी, जो ये रियलाइजेशन अकाउंट है ना, ये रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड किया जाता है फॉर्म के डिसोल्यूशन पर। ये पर्पस के साथ कि अब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी चीज़ें उनको हमें क्लोज डाउन करना है, क्योंकि फॉर्म हमारी डिसॉल्व होने वाली है। और रियलाइजेशन के दौरान हमने डिटरमाइन करना होता है गेन और लॉस, जो भी हमारा आता है। ये कब होता है? जब हम एसेट को बेचते हैं और एसेट को रियलाइज करने के बाद जो भी हमें पेमेंट मिलती है, जो भी हमें अमाउंट मिलता है, उससे हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं। ओके, तो उसके हमें बेसिकली क्या करना होता है, सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना होता है, लेकिन उसमें हम फिक्टिशियस एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करते, राइट। लोन टू पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं करते, कैश और बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करते। ओके, लोन टू अ पार्टनर जो है वो सेपरेट अकाउंट में रिटेन करके रखा जाता है। ओके, जिस तरीके से हम एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं, हम लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन लोन बाय पार्टनर अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो हम ट्रांसफ़र नहीं करते। उसके अलावा जो भी एसेट्स हमने ट्रांसफ़र करी हैं, जब हम उनको रियलाइज़ करते हैं तो वो भी हम लिखते हैं रियलाइजेशन में। उसके अलावा यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होती है वो भी हम लिखते हैं। देन जो भी हमने रियलाइजेशन किया, जो भी हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ, उससे हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं। ओके, जितनी भी हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम सेटल डाउन करते हैं। और उसके दौरान यदि कोई खर्चा होता है रियलाइजेशन के दौरान, तो हम उसको भी पे आउट करते हैं। एंड देन जो बैलेंस बचता है वो हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हम देखते हैं। एंड देन उसको फिर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली मैं अभी यहाँ पर सिर्फ एक रफ अकाउंट बना रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में आप सारे के सारे एसेट को यहाँ ट्रांसफ़र करते हो, एंड यहाँ पर आप क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हो। उसके बाद ये एसेट्स यहाँ पर रियलाइज्ड होती हैं बाय बैंक करके आप रियलाइज करते हो जो भी पैसा आता है। देन ये जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको आप पे करते हो टू बैंक करके। इस तरीके से कुछ हमारा बनता है। बट अभी हम रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं और उसकी कुछ एंट्रीज हम पास करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रियलाइजेशन अकाउंट सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले फॉर क्लोजिंग दी एसेट्स अकाउंट, जब हम एसेट्स को क्लोज डाउन करते हैं, राइट, तो जब भी हम एसेट्स को क्लोज करेंगे तो हमारी एसेट्स खत्म होंगी, वापस जाएंगी बाहर, तो एसेट्स हमारी वहाँ से जाएंगी तो क्रेडिट हो जाएंगी और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, सारी की सारी एसेट्स जो भी आप करोगे ट्रांसफ़र, वो आप टू एसेट्स करके लिख दोगे। सारी एसेट्स होती हैं इसमें, इस एसेट्स में आपकी सभी एसेट्स होंगी, इवन गुडविल भी शामिल होगी, लेकिन फिक्टिशियस एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये इसके अंदर शामिल नहीं होगा। ओके, एक चीज़ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, वो ये कि यदि किसी एसेट के अगेंस्ट कोई रिजर्व है या कोई प्रोविज़न है, ठीक है, तो उसको भी आप क्या करोगे, उसको भी आप ट्रांसफ़र कर देना रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास फॉर क्लोजिंग दी लाइबिलिटीज़ अकाउंट। ओके, फॉर क्लोजिंग दी लाइबिलिटीज़ अकाउंट।
अब इसमें ये एंट्री रेसिप्रोकल हो जाएगी, यहाँ पर आप लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, लाइबिलिटीज़ जो होती हैं आउटसाइड पार्टीज़ की, उनको आप ट्रांसफ़र करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में, तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी आप उनको डेबिट कर दोगे एंड देन रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दोगे। ऑलवेज रिमेंबर, यदि एसेट को क्लोज डाउन करोगे तो एसेट क्रेडिट होगी यहाँ पर, और जब लाइबिलिटीज़ को क्लोज करोगे तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ डेबिट होगी एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आप रियलाइजेशन अकाउंट शो कर दोगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब आप एसेट्स को क्लोज डाउन कर रहे हो यानी आप एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आपके एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे। सेम इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ अकाउंट को आप क्लोज कर रहे हो, लाइबिलिटीज़ अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसफ़र करोगे तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप रियलाइजेशन अकाउंट को रिस्पेक्टिवली देख लेंगे कि एसेट अगर क्रेडिट हो तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और अगर लाइबिलिटीज़ क्रेडिट डेबिट हो रही हैं तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट है व्हेन दी एसेट्स आर सोल्ड फॉर अ कैश। आपने एसेट्स को बेच दिया अगेंस्ट दी कैश, तो डेफिनेटली जब आप किसी एसेट को बेचेंगे तो आपको कैश रिसीव होगा, कैश और बैंक। अगर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर आपको चेक के थ्रू पेमेंट मिल रही है तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हेन एन एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, यदि किसी पार्टनर के द्वारा कोई एसेट टेकन होती है, ले ली जाती है, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे एंड रियलाइजेशन को आप क्रेडिट करेंगे। ओके, क्योंकि आपकी एसेट कौन ले रहा है, कोई पार्टनर ले रहा है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, तो आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। उसके अलावा यदि कोई एसेट एडजस्ट हो रही है किसी लाइबिलिटीज़ के लिए, तो कोई भी एंट्री आप पास नहीं करोगे। व्हेन एन एसेट इज गिवन टू अ क्रेडिटर टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज ड्यू, बात समझ में आ रही है? यदि किसी लाइबिलिटीज़ को सेटल्ड करने के लिए, किसी लाइबिलिटीज़ को ड्यूज को क्लियर करने के लिए आप किसी एसेट को एडजस्ट करते हो, यही 5th पॉइंट में लिखा हुआ है, व्हेन एसेट इज गिवन टू अ क्रेडिटर टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ हिज ड्यू then no journal entry is passed. Okay, now 6th point on payment of liability. अगर आपका कोई लाइबिलिटी का अमाउंट है ना, आप उसको पे कर रहे हो, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है आपका लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर के द्वारा लोन है तो डेफिनेटली आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे, लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंड अगर फॉर्म के द्वारा लोन है पार्टनर को, लोन बाय फॉर्म टू अ पार्टनर है, देन एंट्री विल बी रेसिप्रोकल, एंट्री वुड बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। अब हमारे पास कुछ इसकी जर्नल एंट्रीज हैं जो हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हेयर मैं कुछ एंट्रीज हैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ, वो हम देखते हैं। सम जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसको ध्यान से मेरे साथ साथ समझेंगे। मोहन टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% and remaining stock was sold at a profit of 30% on cost, and book value of the stock given in the balance sheet before dissolution was 4 lakh rupees. मोहन ने स्टॉक की 50% वैल्यू टुक ओवर कर ली, उस पर 20% डिस्काउंट पर, और बाकी का बचा हुआ जो स्टॉक था वो उसने सोल्ड कर दिया, लेकिन उस कॉस्ट के 30% प्रॉफिट को ऐड करने के बाद उसने उसको बेच दिया। और जो स्टॉक की वैल्यू थी डिसोल्यूशन से पहले बैलेंस शीट में वो 4 लाख रुपए थी। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ट्रांजैक्शन क्लियर होगी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसकी एंट्री क्या बनेगी वो देख लेते हैं एक बार। सी, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 4 लाख, ठीक है। अब 50% टुक ओवर किया है तो 4 लाख का 50% तो 2 लाख हो जाएगा। ओके, अब इस 2 लाख में भी 20% का डिस्काउंट है, तो 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। तो 2 लाख में से 40,000 गया तो 1,60,000 बचेगा। तो और क्योंकि ये स्टॉक टेक ओवर कर रहा है किसी पार्टनर के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, वो है मोहन, तो जब कोई ऐसे टेक ओवर होती है तो उस पार्टनर को डेबिट करते हैं, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा और अमाउंट कितना आएगा? 1,60,000। बात समझ में आ रही है?
मैं एक बार दोबारा से आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो वैल्यू है वो है 4 लाख रुपीज़। कितनी वैल्यू है? 4 लाख। 4 लाख का 50% कितना होगा? 4 लाख का 50% होगा 2 लाख, यानी कि मोहन 2 लाख जो है वो स्टॉक टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन 20% डिस्काउंट है। 2 लाख का 20% आप निकालेंगे तो 2 लाख का 20% कितना आ जाएगा बेटा? 2 लाख का 20% आ जाएगा आपका 40,000, यानी कि ये क्या है? डिस्काउंट है। तो आप 40,000 डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,60,000। बात समझ में आ रही है? ये 1,60,000 की जो आपने एंट्री पास करनी है वो क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पार्टनर के द्वारा एसेट को टेक ओवर किया जा रहा है तो एंट्री बनेगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो चलिए इसकी एंट्री देख लेते हैं एक बार जो हम करने वाले हैं। इसकी एंट्री हम लिखेंगे, पहली एंट्री होगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये 1,60,000 आप लिखेंगे। 1,60,000 कहाँ से आया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा बाकी का जो बचा हुआ था वो 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया गया, तो 2 लाख तो। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है? सेकंड पॉइंट में कहा गया है डेटर्स 2,64,000। हमारे पास डेटर्स हैं 2,64,000 के, और जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है वो है 24,000, जिसमें से 48,000 बैड डेट्स जो हैं बुक्स में वो प्रूव हो गए कि वो बैड हैं। तो इसका मतलब 2,64,000 में से 48,000 तो हमें मिलेंगे ही नहीं, एंड रिमेनिंग जो होगा वो डेटर हम रियलाइज करेंगे, राइट। तो 2,64,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 48,000। 48,000 आप माइनस करिए तो ये आ गया हमारा 2,16,000। तो हमारी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो भी मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। जो सेकंड जर्नल एंट्री बनेगी वो होगी बैड डेट की, सॉरी, डेटर्स को रियलाइज करने की। वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एंट्री होगी हमारी 2,16,000 से, राइट। 2,16,000 से क्यों होगी? क्योंकि हमारे जो डेटर्स थे वो थे 2,64,000, जिसमें से 48,000 तो बैड डेट हो गए, ऐसा प्रूव्ड हो गया। तो बाकी का जो बचा वो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट 2,16,000। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000। फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो है 50,000, एंड बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है वो है 5 लाख। ओके, एंड बिल्डिंग को रियलाइज़ किया है 8 लाख से। कितने से रियलाइज़ किया है? 8 लाख से। अब हमें ये देखना है कि फर्नीचर और बिल्डिंग की जो रियलाइजेशन है वो कितने अमाउंट से होगी। फर्नीचर की वैल्यू है 50,000, बिल्डिंग की वैल्यू है बुक वैल्यू 5 लाख, एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड हुई है 8 लाख से, ठीक है। तो जो हमारी फर्नीचर की बुक वैल्यू है 50,000 की, उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसी वैल्यू से उसको रियलाइज़ करेंगे। और जो कि बिल्डिंग की वैल्यू पहले 5 लाख की थी, अब उसकी वैल्यू रियलाइजेशन के दौरान 8 लाख की है। तो जो हमारी दोनों की दोनों असेट्स रियलाइज्ड होंगी वो 8 लाख और 50,000 तो दोनों का टोटल होगा 8,50,000। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी थर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट,
जहाँ पर हम फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों को रियलाइज कर रहे हैं। दोनों की वैल्यू का टोटल 8,50,000 एंड 8,50,000। ओके, अब उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख। मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो है 6 लाख। वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन फुल इन सेटलमेंट। ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमें कभी किसी लाइबिलिटी को सेटल्ड करना होता है, आउटसाइडर लाइबिलिटी सेटल्ड हो रही है अगेंस्ट द एसेट्स, तो उस केस में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। ठीक है, तो कोई भी एंट्री आप पास नहीं करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 40,000। ओके, रियलाइज्ड, यहाँ पर रियलाइज्ड वर्ड आएगा, रियलाइज्ड एट 150%। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 दी हुई है और उसको रियलाइज्ड किया गया है 150% से। तो क्या एंट्री करेंगे रियलाइजेशन के दौरान? डेफिनेटली हमारे को अमाउंट रिसीव्ड होगा। फोर्थ में तो कोई एंट्री करनी नहीं थी। फिफ्थ में क्या एंट्री होनी थी? फिफ्थ में एंट्री होनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट जो रियलाइज्ड होगी वो 40,000 का 150% होगा, राइट। तो 40,000 का 150% कितना आएगा? 60,000 एंड 60,000। तो इस तरीके से हमारी एंट्री जो है वो पास हो जाएगी। ओके, चलिए अब सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। सिक्स पॉइंट में क्या बोला गया है? फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 70,000 was sold for 68,000 by an auction and auctioneer's commission was 2,000. फर्नीचर जो सोल्ड हुआ है एक्चुअल में, उसमें आपको कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है रियलाइजेशन के दौरान? एक्चुअल में जो फर्नीचर की बुक वैल्यू थी वो थी 70,000। उसको जो रियलाइज किया गया, सोल्ड किया गया 68,000 में, एक ऑक्शन सेल में। लेकिन ऑक्शन में जो ऑक्शनर कमीशन है उसने 2,000 रुपये भी आपसे लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में जो रियलाइजेशन हुआ वो हुआ आपका 66,000 का। अब इसकी दो तरीके से एंट्री पास कर सकते हैं हम। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। सिक्स्थ में दो तरीके से एंट्री को पास किया जाएगा। या तो जब ऑक्शन के थ्रू फर्नीचर सोल्ड हो रहा है तो जो नेट इफेक्ट आ रहा है अमाउंट का, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट विच इज़ 66,000, 66,000। ओके, 66,000 हो जाएगा कि भाई आपने 68,000 को, इसको ठीक से बना लेते हैं, एक सेकेंड, 1 मिनट। वेट, जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा
ऑल्टरनेटिवली आप दो और एंट्रीज कर सकते हैं, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें तो आप लिख सकते हो 68,000, ठीक है ना, ये एंट्री आप कर सकते हो। और इसका दूसरा होगा जो कमीशन आपने ऑक्शनर को पे किया 2,000 से, तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। दोनों में से कोई भी आप ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो एंट्री, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप 68,000 में से कमीशन जो आपने पे किया उसको आप माइनस करो, उसके बाद जो 66,000 आया आप उसमें से एंट्री पास कर सकते हो, और या फिर आप पहले पूरी की पूरी 68,000 से रियलाइजेशन की एंट्री करिए और फिर 2,000 का जो आपका एक्सपेंस है आप उसको अलग से दिखा दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अधिराज लोन ऑफ 35,000 वॉज पेड। अधिराज लोन है 35,000 का जो कि पे किया गया है, पार्टनर है कोई अधिराज, उसके द्वारा लोन को पेमेंट की गई है। तो इसकी एंट्री आपकी सिंपल है, इसमें आप एंट्री लिखोगे 7th में लोन बाय अधिराज कैपिटल, लोन बाय अधिराज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35,000, ओके, एंड 35,000। इज इट क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ रुपीज 80,000, out of the stock of rupees 80,000, Karan took 50% of the stock at a discount of 20%, right, while the remaining stock was sold at a profit of 30% on cost। इस वाले पॉइंट को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। स्टॉक है 80,000 का, 80,000 के स्टॉक में से करण ने 50% स्टॉक टुक ओवर कर लिया, लेकिन 20% के डिस्काउंट पर। बाकी का जो रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ था उसको सोल्ड कर दिया गया, लेकिन जो भी रिमेनिंग स्टॉक था उसको जो सोल्ड किया गया वो 30% के स्टॉक पे किया गया है। बात समझ में आ रही है? कोई इश्यू तो नहीं है इसमें? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे इसका रफ एक कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ। हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 80,000, ठीक है। कितना टुक ओवर कर रहा है वो? 50%। 50% कितना हुआ? 40,000। अब 40,000 में भी कितना परसेंट वो डिस्काउंट है? 20%। 20% का डिस्काउंट कितना आ गया? 8,000, राइट। तो 40,000 जो है उसमें से आप 8,000 डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो कितना टुक ओवर किया? 32,000। और टुक ओवर की एंट्री आप जानते ही हो, अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर करता है तो क्या एंट्री करते हैं? तो हम लिखेंगे करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और कितना अमाउंट आ जाएगा? 32,000। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे क्या कहा गया था कि बाकी का जो बचा हुआ है वो रियलाइज किया गया होगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हुआ होगा। हमारी जो रिमेनिंग वैल्यू बची थी वो कितनी बची थी, 40,000 बची थी, लेकिन उस पर 30% का प्रॉफिट भी देना था, तो डेफिनेटली वो भी ऐड होगा। तो वो कितना हो जाएगा, 12,000। तो 40,000 में 12,000 प्लस होगा तो कितना होगा, 52,000 होगा। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन में कितना अमाउंट जाएगा, 52,000 जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके आगे। 9 पॉइंट में कहा गया है द बिल रिसीवेबल ऑफ ₹3,000 अंडर द डिस्काउंट वॉज डिसऑनर्ड। ओके, bill receivable of ₹3,000 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and hence the bill had to be made by the firm. एक बिल है 3,000 रुपये का अंडर डिस्काउंट जो कि डिसऑनर्ड हो गया था, अब एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो अब बिल जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, फर्म के द्वारा किया जाएगा। मतलब जो लाइबिलिटी है डिसऑनर की, बिल की पेमेंट की, वो करनी है। तो सीधे सीधे हमारी क्या एंट्री बनेगी, बहुत इजी है। नुकसान है तो आपको एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन को आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने से होगी ये एंट्री, ये एंट्री होगी 3,000 से, 3,000। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹56,000। अब जो डेटर का बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो प्रॉफिट को जब आप करोगे तो डेफिनेटली क्या एंट्री होगी आपकी, पार्टनर्स को तो आप करोगे डेबिट। तो हम इसमें जो इस पूरे क्वेश्चन में जो पार्टनर थे वो दो थे, एक तो था अधिराज, ठीक है, और दूसरा पार्टनर था करण, और दोनों के बीच का जो रेशियो था वो था 3:2। वो मैं यहाँ पर एड ऑन कर रही हूँ इस पॉइंट में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारे पास अमाउंट 56,000 दिया हुआ है, तो 56,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3/5 होगा, एंड 56 को जब आप 2/5 से करेंगे तो इंटू 2/5 होगा। 56,000 इंटू 3/5 से करने पर हमारा आता है 33,600। ये तो हमारा जाएगा अधिराज में डेबिट 33,600, और जो दूसरा आएगा वो आएगा 22,400, तो वो भी करंस में जाएगा डेबिट में 22,400। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को पास करोगे। चलिए आफ्टरवर्ड्स जो नेक्स्ट है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 विच वो पेड बाय अधिराज। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 का है जो अधिराज के द्वारा पे किया गया है। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस किसके द्वारा पे किया जा रहा है, अधिराज के द्वारा पे किया जा रहा है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज, क्योंकि लाइबिलिटी टेक ओवर हो गई, अधिराज कैपिटल अकाउंट। यदि रियलाइजेशन एक्सपेंस अधिराज के द्वारा पे किया जाता है तो उसको क्रेडिट कर देंगे पार्टनर को 2,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस कर लेती हूँ मैं। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी।
ठीक है। पहला पॉइंट क्या है उसमें? उसमें पहला पॉइंट है कि जो ओल्ड फर्नीचर है वो रिटर्न ऑफ हो गया अपनी बुक्स में एंड उसको सोल्ड कर दिया गया 20,000 से। ओके, पॉइंट है ओल्ड फर्नीचर which had been written off in the books was sold for 20,000। ठीक है, तो हमारी एंट्री सिंपली है, फर्नीचर अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा बुक्स में, इसको सोल्ड कर दिया है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से? 20,000 से 20,000 से। आई होप आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, ईजी है, राइट। नेक्स्ट है एक और पॉइंट, वो भी मेरे साथ देखिए। सेकंड पॉइंट में कहा गया है एक जेड है, ठीक है, जो कि एक ओल्ड कस्टमर है। जेड है और वो एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट whose account of rupees for 10,000 was written off as bad debt, okay, as bad debt in the previous year, now paid 70%, of the account। ये पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है। जेड एक ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड कस्टमर है हुज अकाउंट फॉर ₹10,000 was written off as a bad debt, right, in the previous year. Now 70% of the amount has been paid off. तो इसका मतलब जो डेट रिटर्न ऑफ हो गया था नाउ रिसीव्ड हो गया, लेकिन 70% हुआ है 10,000 का। तो 10,000 का 70% कितना होगा बेटा? 7,000 होगा। तो अब 7,000 की क्या एंट्री पास करेंगे? 7,000 की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से? 7,000 से। था तो 10,000 लेकिन 70% ही पेमेंट रिसीव्ड हुई है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स, जो भी फर्म का नाम है, फर्म्स गुडविल। ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल which is not recorded in the books of the firm, in the books of a firm, right। now at ₹50,000, ये है आपकी एंट्री। A agreed to took over firm's goodwill which is not recorded in the books of a firm at ₹50,000, यानी कि अनरिकॉर्डेड गुडविल ए के द्वारा टेक ओवर कर ली गई। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? जब ऐसे टेक ओवर होगी तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है?
और कितने से होगी, 50,000 से होगी, तो 50,000 डेबिट हो गया एंड देन 50,000 क्रेडिट हो गया। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, राइट। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है? फोर्थ पॉइंट में कहा गया है देयर वॉज एन ओल्ड कस्टमर, there was an old customer which had been written off, from the books. ठीक है। Now it was estimated to realize rupees 5,000. It is taken by B. दो पार्टनर थे, मैंने कहा था ना, ए और बी। बी a partner at the estimated price less 30%। जो मैं सभी ऊपर की एंट्रीज के बाद जो कुछ एंट्रीज आपको पॉइंट वाइज करा रही हूँ ना, पॉइंट वाइज में जो भी पॉइंट अलग से डिस्कस कर रही हूँ, इसमें मैं अलग लैंग्वेज है, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना है, घबराना नहीं है। इतनी बड़ी लाइन है, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है, तो कैसे एंट्री होगी, इन लैंग्वेजेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इसीलिए कुछ ये अलग से हैं जो मैं आपको स्पेशली करा रही हूँ, तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना है। देयर वॉज एन ओल्ड कस्टमर, ठीक है, एक पुराना कस्टमर है, विच हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक, सॉरी, ओल्ड computer, it's not customer, it's computer, right? Yes, there was an old computer which had been written off from the books। ठीक है, हमारे बुक्स में एक कंप्यूटर था पुराना जिसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया था। ओके, नाउ इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज्ड, अब उसको एस्टिमेट किया गया कितने से, 5,000 से, एंड इट इज़ टेकन बाय बी, और इसको टेक ओवर किया गया बी के द्वारा कितनी प्राइस पर, एट द एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%। तो डेफिनेटली जब कोई ऐसे टेक ओवर होती है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर को डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। तो 5,000 का 30% कितना होता है, 5,000 का आप 30% निकालो, तो 5,000 का आपका 30% हो गया कितना, 1,500। इसको आप माइनस कर दो तो कितना आ गया, 3,500। तो 3,500 जो है वो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये होगी 3,500 से, राइट, क्योंकि 30% लेस जो है वो टेक ओवर हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट कितनी है, जिसकी कॉस्ट है ₹20,000, और बीइंग 1,000 शेयर्स, ओके, 1,000 शेयर्स के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग है वो 20,000 रुपये है। नाउ had been written off from the बुक। यहाँ तक तो इजी है,
सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया था। दीज इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया किस पे किया, शेयर्स पर करी है, तो दीज इन्वेस्टमेंट्स किस पर है, शेयर्स पर। दीज इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट द रेट 15 ईच, क्लियर है, एंड distributed between the partners तो वही A and B है, right, between the partners in their profit sharing ratio। बट इसमें ये बात तो याद रखनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो तो हमें कुछ गिवन नहीं है, पार्टनर्स तो मैंने आपको बता दिए थे ए और बी, बट ये तो हमने बताया ही नहीं था कि कितना रेशियो है। तो अगर कोई रेशियो नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 20,000 रुपये की, जो कि 1000 शेयर्स खरीदने पर आपने इन्वेस्ट किया था 20,000 रुपये के हिसाब से, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया था बुक्स में। ये इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू थी वो एक शेयर की थी 15 रुपये, ठीक है। Now it is distributed between the partners in their profit sharing ratio। भाई 1000 शेयर्स आपने इन्वेस्ट करे जिसका रेट था 15 ईच, तो कितना आ गया आपका, 15,000 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स को। पार्टनर्स कौन थे, दो थे, ए और बी। किस रेशियो में, रेशियो गिवन नहीं है तो वो इक्वल होगा, राइट। तो दो पार्टनर जो थे ए और बी, उन्होंने शेयर्स जब रिटर्न ऑफ हो गए थे उसको टेक ओवर कर लिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। तो 15,000 को आप कर दोगे 7,500 से। बात समझ में आ रही है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में आएगा 15,000 और एज कैपिटल में आएगा 7,500, बीज कैपिटल में आएगा 7,500। ओके, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इजी है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर है तो बता दीजिए, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और आप बताइएगा। मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ₹50,000। मोटर कार है, उसकी वैल्यू कितनी है, 50,000। नाउ इट्स टेकन बाय अ creditor of the book value of ₹40,000 in settlement। बात समझ में आ रही है। एक मोटर कार है जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000 की, वो टेकन ओवर हुई क्रेडिटर से सेटलमेंट में 40,000 के। मतलब आप एसेट को यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो लाइबिलिटीज़ के लिए, सेटल्ड के लिए, तो कोई एंट्री होगी नहीं। नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर रिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर। बात क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ओके, चलिए और देखते हैं। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 15,000 की, जिसको सेटल्ड किया जा रहा है 10,000 में। बात समझ में आ रही है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 15,000 की, जिसको सेटल्ड किया जा रहा है 10,000 रुपये में। एंड पेड बाय, मान लो लेट्स सपोज कोई पार्टनर है एक्स, उसके द्वारा पेड किया जा रहा है, पेड बाय एक्स,
तो क्या एंट्री होगी? सिंपल होगी आपकी, रियलाइजेशन डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कौन टेक ओवर कर रहा है? वो हो रहा है एक्स, तो आप एक्स को करेंगे क्रेडिट। कितने से होगा? सेटल्ड अमाउंट विच इज़ 10,000। 10,000। बात समझ में आ रही है? कोई इश्यू तो नहीं है? तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस जो होंगे वो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री को पास करेंगे। ठीक है। अगर आपको किसी भी जर्नल एंट्री में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप उसको डालिएगा। मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसमें सॉर्ट आउट करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोग भी देख सकें। ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं उसमें डाल दूँगी। ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।